नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कोरोना काल के बाद नौजवानों की अचानक मौत ने कोरोना बीमारी और उसकी वैक्सीन पर ढेर सारे सवाल खड़े किए। पूरे देश में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि कोरोना होने के बाद जो दवाएं या फिर जो वैक्सीन लगाई गई उसमें कुछ न कुछ खामी थी, जिसके नाते नौजवानों की अचानक मौत शुरू हो गई। कुछ लोग डांडिया करते करते मर गए। कुछ लड़कियां तो अपने हल्दी के उत्सव में डांस करती हुई काल कवलित हो गईं। कुछ लोगों के प्राण पखेरु जिम में उड़ गए। इसे लेकर के भारत की संसद में भी कई बार बहस हुई। इस सवाल को लेकर के इतनी बहस हुई कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR को इस पर अध्ययन करने का काम सौंपा गया। ICMR ने 3 अध्ययन शुरू किए। पहले अध्ययन की रिपोर्ट एक ऐसे समय सामने आई है जब कोरोना की वैक्सीन कंपनी कोविशील्ड ने लंदन की अदालत में एक हलफनामा दायर किया है। लंदन की अदालत में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के हलफनामे और ICMR के रिपोर्ट में जमीन और आसमान का अंतर है। हालांकि ICMR इस बात को लेकर के अपना मुंह छुपा सकती है कि अभी उसकी 2 रिपोर्ट आनी है, लेकिन आज हम आपको ICMR की रिपोर्ट और लंदन की अदालत में दिए गए हलफनामे, इन दोनों के बारे में बताते हैं। ICMR के पहले अध्ययन का विषय था भारत में 18 से 45 वर्ष की आयु के वयस्कों में अचानक होने वाली मौतों से जुड़े कारक। मल्टीसेंट्रिक मिक्स्ड केस कंट्रोल स्टडी यह 2023 में शुरू की गई। इस अध्ययन में ICMR ने 729 मामले और 2916 कंट्रोल विषयों को शामिल किया। यह अध्ययन भारत में 47 तृतीयक देखभाल अस्पतालों की भागीदारी के माध्यम से शुरू किया गया। इसमें 18 से 45 वर्ष तक के उन युवकों को शामिल किया गया जिनकी अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर मौत हो गई, जबकि 24 घंटे पहले वे पूरी तरह स्वस्थ थे। ICMR का अध्ययन यह कहता है कि कोरोना टीकाकरण से भारत में युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ा। मृत्यु से 48 घंटे पहले अत्यधिक शराब पीना अचानक मौतों से जुड़ा हुआ था। कभी भी शराब का सेवन न करने वालों की तुलना में शराब के सेवन की उच्च आवृत्ति अचानक मृत्यु की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित है। ड्रग्स का उपयोग करने वालों में भी अचानक मौत के मामले देखे गए। अचानक मृत्यु का पारिवारिक इतिहास युवा भारतीयों में अचानक मृत्यु से सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। ICMR की रिपोर्ट कहती है कि जिन लोगों की अचानक मौत हुई उनमें पारिवारिक इतिहास रखने वाले लोग 3 गुना अधिक थे। रिपोर्ट यह भी कहती है कि जिन व्यक्तियों ने 48 घंटे के भीतर जोरदार शारीरिक गतिविधियों में भाग लिया, उन लोगों में अचानक मृत्यु की संभावना उन लोगों से ज़्यादा थी जो ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं थे। हालांकि अध्ययन में यह तर्क दिया गया कि कोरोना वायरस संक्रमण से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अध्ययन में कहा गया कोरोना से ठीक हुए व्यक्तियों और गंभीर संक्रमण वाले लोगों में मृत्यु के बढ़ते जोखिम के कुछ सबूत हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में अचानक मृत्यु के प्रमाण दुर्लभ है। यानी रिपोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कह दी कि कोरोना की वैक्सीन या कोरोना बीमारी के साइड इफ़ेक्ट में कुछ ऐसा नहीं था कि लोगों की अचानक मौत हो। लेकिन लंदन के अदालत में दिए गए हलफनामे की बात सुनिए तो लगेगा कि ICMR ने काम क्या किया और कैसे किया, उसे करना क्या चाहिए था, और आपके मन में भी ICMR को लेकर के सवाल खड़े होने लगेंगे। हालांकि ICMR की अभी 2 रिपोर्टें और आनी बाकी हैं। हो सकता है उन रिपोर्टों में वो अपना मुंह छुपाने का कोई आधार ढूंढ ले, लेकिन हाल फिलहाल ICMR की साख पर उसने खुद अपनी रिपोर्ट से बट्टा तो लगा ही दिया है। कोरोना से बचाव के लिए कोविशील्ड नाम से वैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कबूला है कि इस वैक्सीन के भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। अभी तक कंपनी इस बात को सिरे से नकारती आई थी, लेकिन चूंकि ब्रिटेन के लंदन हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ अरबों रुपए के मुआवजे का मुकदमा हो गया है, सो अब कोर्ट में दाखिल दस्तावेज में कंपनी ने यह बात स्वीकारी है। कंपनी ने कहा कि हाँ, वैक्सीन से गंभीर स्थिति और मौत तक मुमकिन है। कंपनी का हलफनामा और ICMR की रिपोर्ट को अब आप सिरे से समझने की कोशिश करें।
वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका के टीके के संभावित दुष्परिणाम के कारण बीमार पड़े या मारे गए लोगों के प्रियजनों द्वारा 51 मुकदमे लाए गए। दावेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का कहना है कि कुल दावे 12.5 करोड़ डॉलर तक हो सकते हैं, यानी भारतीय रुपए में इनका मूल्य 1050 करोड़ रुपए होगा। एस्ट्राजेनेका ने कानूनी दस्तावेज में स्वीकार किया है उसका टीका बहुत ही दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या टीटीएस के साथ थ्रोम्बोसिस नामक स्थिति का कारण बन सकता है। टीटीएस के कारण मरीजों में रक्त के थक्के जम सकते हैं, खून में प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है जिससे गंभीर खतरा हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस या वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस वीआईटीटी नामक साइड इफेक्ट से कम 81 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग गंभीर स्थिति के शिकार हो गए। अब इस कंपनी के बारे में भी जानिए और कैसे इस कंपनी ने इस वैक्सीन को डेवलप किया, यह भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एस्ट्राजेनेका कंपनी को कोरोना के वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दिसंबर 2020 में मिली। यूके फार्मास्यूटिकल वॉचडॉग मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार कोरोना संकट के दौरान यूके में दी गई 5 करोड़ खुराक में से 81 लोगों की मृत्यु संभावित रूप से वैक्सीन के कारण रक्त के थक्कों से हुई। इसके अनुसार वैक्सीन के परिणामस्वरूप लोगों में टीटीएस डेवलप होने की संभावना 50,000 में से 1 के बीच आंकी गई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर 60 लाख से अधिक लोगों की जान बचाने का श्रेय दिया जाता है। दस्तावेज बताते हैं कि भारत में 130 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इसमें 90% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगी। प्रतिमाह 25 करोड़ खुराकों का प्रोडक्शन कर रहा था। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने अप्रैल 2020 में घोषणा की कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन निर्माण करेगा। दुनिया में 7 कंपनियों ने ऐसे सहयोग की घोषणा की थी। 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। भारत में कोरोना के दौरान लोगों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन लगाई गई, जिसमें स्पुतनिक रूस की वैक्सीन थी। बाकी दोनों वैक्सीन भारत में विदेशी सहयोग से बनी थी। कोरोना महामारी के भीषण दौर में जब वैक्सीनें डेवलप हुई थी तब भी कुछ रिसर्च पेपर में वैक्सीन और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस का जिक्र किया गया था। इस पेपर के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि टीटीएस ज़्यादातर 20 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को प्रभावित करता है। किसी भी पूर्वगामी जोखिम कारक की निर्णायक रूप से पहचान नहीं की गई। अधिकांश विशेषज्ञों की राय थी कि सामूहिक टीकाकरण जारी रखना चाहिए, किंतु सावधानी के साथ। यह भी कहा गया था कि जिन टीकों से टीटीएस होने की संभावना है उन्हें युवाओं को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वैकल्पिक वैक्सीन भी उपलब्ध थी। वैसे सिर्फ एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर सवाल नहीं है, बल्कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भी संदेह के घेरे में है। कुछ समय पहले साइंस पत्रिका वैक्सीन में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की शोध शाखा ग्लोबल वैक्सीन डेटा नेटवर्क के शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोरोना टीकों ने 13 तरह के विकारों को बढ़ा दिया है, जिन्हें खास प्रकार की प्रतिकूल घटनाएं माना जाता है। 8 देशों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के 99 मिलियन टीकाकरण वाले लोगों पर भी किए गए अध्ययन में बताया गया है जिन लोगों को कुछ प्रकार के mRNA के टीके मिले उनमें मायोकार्डिटिस यानी हृदय की सूजन का खतरा अधिक पाया गया। फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद मायोकार्डिटिस उच्चतम दर पर देखी गई। यह अपेक्षित दरों की तुलना में 6.1 गुना ज़्यादा थी। एस्ट्राजेनेका के टीके की तीसरी खुराक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में पेरिकार्डिटिस का जोखिम 6.9 गुना तक बढ़ा था। अध्ययन ये भी बताते हैं कि मॉडर्ना की पहली और चौथी खुराक प्राप्त करने वाले लोगों में जोखिम क्रमशः 1.7 गुना और 2.6 गुना बढ़ गया। अध्ययन में यह भी बताया गया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वालों में एक दुर्लभ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर गुइलेन वेरी सिंड्रोम
विकसित होने का खतरा अधिक था। रक्त के थक्के के बनने का जोखिम 3.2 गुना ज़्यादा था। मॉडर्ना वैक्सीन लेने के बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्यूट डिसमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलाइटिस डेवलप होने का जोखिम 3.8 गुना अधिक था। एस्ट्राजेनेका का टीका लेने के बाद जोखिम 2.2 गुना बढ़ गया। ब्रिटेन में वैक्सीन के रोल आउट के हिस्से के रूप में ब्रिटेन सरकार ने यह स्वीकार किया था कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई वैक्सीन को लेकर के कभी चलाई जाती है तो सरकार कंपनी का सहयोग करेगी। तभी से सरकार ने VDPS वैक्सीन क्षति भुगतान नाम का कार्यक्रम भी चला रखा है। लेकिन पीड़ितों का तर्क है कि 1,20,000 पाउंड स्टर्लिंग का एक मुश्त भुगतान अपर्याप्त है। 2007 से उस स्तर पर रुका हुआ है। अपनों को वैक्सीन के दुष्प्रभाव से पीड़ित लोगों का ब्रिटेन में एक अभियान ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है वैक्सीन इंजर्ड एंड बेरिप्ड UK VIBUK। जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे उसी समय एक महिला ने बोरिस जॉनसन को पत्र लिखा था कि कोरोना की वैक्सीन लेने से उनके पति के दिमाग में अस्थायी थक्का जम गया है। उसने बोरिस जॉनसन को यह भी बताया था उसके पति ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ली थी। महिला केन स्कॉट ने कहा कि हम लगभग 3 सालों से सरकार से पैरवी कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन से पीड़ित या शोक संतप्त लोगों के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए VDPS सुधार की मांग कर रहे हैं कि अन्य परिवार कभी भी इस स्थिति में न हो। लेकिन अब तक सरकार और एस्ट्राजेनेका दोनों ने उन लोगों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जो इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं। अभियान ग्रुप के वकीलों का कहना है कि अगर सरकार पीड़ितों की मदद से इनकार करती है तो टीकाकरण में जनता के विश्वास को खोने का जोखिम है जो भविष्य में किसी भी महामारी के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। हालांकि इस बीच एस्ट्राजेनेका ने एक बयान दिया है जिसमें कहा कि हमारी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है या स्वास्थ्य समस्याओं की सूचना दी है। नैदानिक परीक्षणों और वास्तविक आंकड़ों में साक्ष्य के आधार पर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लगातार एक स्वीकार्य सुरक्षा प्रोफाइल दिखाया गया है। दुनिया भर के नियामक लगातार कहते हैं कि टीकाकरण के लाभ अत्यंत दुर्लभ संभावित जोखिमों से अधिक हैं। मतलब साफ है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी यह कबूल कर रही है कि उसकी अपनी वैक्सीन से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लोगों में पैदा हुई हैं। ब्रिटेन के तमाम रिसर्च और अदालती दावे भी यह बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ICMR यह मानने को तैयार नहीं है। अब ये सोच सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों का, सरकार का और जो लोग हर चीज़ में लाभ कमाने में जुटे हैं उनका नज़रिया क्या है। आपको यह जान करके हैरत होगा कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना के बाद के सिर्फ 1 साल में अपनी कमाई लगभग 4 गुनी कर ली। जहां 2020-21 के लिए सीरम इंस्टीट्यूट का राजस्व 7,201 करोड़ रुपए था, वहीं 21-22 में यह 25,000 करोड़ रुपए हो गया। यह कंपनी भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल उद्योग में सबसे आगे पहुंच गई। वित्त वर्ष 2024 में पिछले 6 महीनों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट का राजस्व 4,706 करोड़ रुपए रहा। सीरम ही नहीं, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अन्य कंपनियों का भी राजस्व अभूतपूर्व तेजी से बढ़ा। कोवैक्सीन निर्माता हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल 480% की वृद्धि के साथ 8,352 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर थी। 1.92 लाख करोड़ की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक, चेयरमैन और MD साइरस पूनावाला की कुल संपत्ति भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन लागू होने से 2 दिन पहले यानी 23 मार्च को $7.47 बिलियन थी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार लॉकडाउन के बाद 5 महीनों में पूनावाला की कुल संपत्ति 84.7% बढ़कर $13.8 बिलियन हो गई। फोर्ब्स की सूची के अनुसार साइरस पूनावाला भारत के 6ठे नंबर के अरबपति हैं, जबकि उनकी ग्लोबल रैंकिंग 90 है। साइरस के पुत्र आदर्श पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं। उनकी अनुमानित नेटवर्थ $16 बिलियन है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ICMR और लंदन की अदालतें कैसा सलूक अपने लोगों के साथ करती हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।